स्टेटहुड लेने के लिए अपनी अपनी कोशिशों में मसरूफ हैं। ये सारी चीजें कैसे चल रही हैं ये मैं आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन इस दौरान एलजी वर्सेस उमर सरकार के पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मसला उलझा हुआ है। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस आज जम्मू में राजभवन की तरफ एहतजाजी मार्च निकालते नजर आए। ये मार्च रियासत का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने की मांग और दीगर अलग अलग मुद्दे इसमें शामिल थे। शहीदी चौक से शुरू हुआ मार्च राजभवन की ओर बहा और इसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक भी दिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा समेत पार्टी के सीनियर लीडरान और दीगर समाजी तंजीमों ने इस मार्च में हिस्सा लिया था। दूसरी तरफ सीएम उमर अब्दुल्ला दिल्ली का दौरा करके वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। अमित शाह के साथ उमर अब्दुल्ला की इस दूसरी मीटिंग में स्टेटहुड बहाली और दीगर मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। अब खेल क्या है? खेल यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला करके यूनियन टेरिटरी की हद बांध देगी और फिर एलजी और उमर सरकार के दरमियान पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी, जिससे होगा ये कि दोनों सूरत में स्टेटहुड बहाली का मुद्दा फिलहाल टल जाएगा और बाद में कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस और एनसी अपने नए मिशन में जुटे हुए हैं। शहमात की इस खेल में बाजी किसके हाथ आएगी ये देखना काफी खास होगा, दिलचस्प होगा। लेकिन सियासत कि इस दावपेच में अवाम का कितना भला या बुरा होना है यह हालात पर मुनहसिर होगा, डिपेंड होगा। अब एक नया खिलाड़ी मैदान में नजर आ रहा है, वह है पीडीपी। नवाब मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा कि उमर सरकार के पास जितनी पावर है उससे कम अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाए। इसमें बुरा क्या है? बात तो सही की उन्होंने। खेल समझ में आ रहा है आपको कि स्टेट के अंदर भी पेच दर पेच मसला उलझा हुआ है और स्टेट के अंदर जो मसाइल हैं बड़े बड़े, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के दरमियान बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन खामोश अंदाज में दोनों तरफ से जबरदस्त जद्दोजहद है। खेल आपको जरूर समझ में आएगा, अगर नहीं तो इन तमाम पार्टियों के लीडरान से आज बात करेंगे, जिससे साफ हो जाएगा कि कौन किस खेमे में है, अवाम का कितना भला होना है। संसद में आप बात नहीं कर सकते। आप बात करोगे तो कोई पुरानी बात लेके आ जाएंगे, हंगामा करेंगे, गाड़ी निकालेंगे कि संसद भंग हो जाए, तो अडजर्न हो जाए। तो इसलिए सड़कों का रास्ता कांग्रेस ने चुना है, आजादी भी इसी रास्ते से आई है और हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। गाड़ियां पे चर्चा क्यों नहीं? हम ये कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं मणिपुर की स्थिति पर चर्चा, हम ये कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं जम्मू कश्मीर स्टेटहुड पर चर्चा। और जो भीमराव अम्बेडकर जी का कल अपमान किया गृह मंत्री ने, वो बड़ी सख्त बात है। एक आइडेंटिटी तो इन्होंने हमसे गैर कानूनी तरीके से तो हमसे वो उन्होंने छीन ली, मगर अब जो हमारे पास बचा कुछ है, जो हमारी जमीन है, जो हमारे जंगल है, जो हमारे पानी के वसाइल हैं, तो हमारा एनवायरमेंट, हमारा जो भी हमारी यूएसपी है, उसके लिए जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी मानी जाती है पूरी दुनिया में, तो उसके ऊपर बड़े खतरनाक बादल मंडरा रहे हैं। आज तो सरकार है उमर साहब की, तो हम तो उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आपसे हम बड़े कामों के बारे में नहीं कहेंगे। 370 की बात हम आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि 50 सीटें होने के बावजूद, 3 मेंबर पार्लियामेंट होने के बावजूद आप में वो शायद जरूरत नहीं है, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। मगर कम से कम जो आप बचा सकते हैं, ये हाउस एंड अर्बन डेवलपमेंट का है, प्रोजेक्ट है, ये आपके पास है डिपार्टमेंट। यहाँ कौन सी रोड बननी है, कौन सी नहीं बननी है, ट्रेन कहाँ चाहिए हमें, कहाँ नहीं चाहिए, हमारे किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे आबशारों का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी महबूबा मुफ्ती साफ तौर पे ये कहना चाह रही हैं कि भैया जो कुछ है आपके पास उसी में सब्र कर लो, या फिर वो ये कहना चाह रही हैं कि जो कुछ आप सोच रहे हैं शायद वो होने वाला नहीं है, क्योंकि वो भाप चुकी हैं कि मरकजी सरकार किस दहाने पर जम्मू कश्मीर को लाना चाहती है, लेकर के आ चुकी है, या फिर जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी सरकार का प्लान क्या है, या फिर अपनी प्रेजेंस को भी जाहिर करना सियासी जमातों के लिए एक बड़ा एक अहम और महत्व वाला काम है, क्योंकि जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल काफी ज्यादा बदली हुई है, लेकिन बोल कौन रही है जिनको सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है स्टेटहुड को के खात्मे के लिए। यानी कि जैसा कि आप समझते हैं कि स्टेटहुड के खात्मे के लिए आमतौर पर बीजेपी की जम्मू कश्मीर में एंट्री के लिए आमतौर पर महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार
ठहराया जाता है। लेकिन खैर ये इल्जामात हैं सियासी पार्टियों के, इसमें सच्चाइयों पे या फिर इसकी झूठ पे हम नहीं जाएंगे। आज के इस टॉपिक पे वापस आते हैं और इन तमाम तर गहराइयों को नापने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एलजी इंतजामिया, इन तमाम तर उठापटक के बीच में अवाम का कितना भला होना है। शेख उवैस साहब हमारे साथ, एनसी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम सर आपका। जगदीप साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड ताहिर चौधरी साहब बीजेपी की जानिब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताहिर चौधरी साहब, शुरुआत आपसे। नीयत में खोट तो नहीं कहेंगे, लेकिन नीयत साफ भी नजर नहीं आ रही है जम्मू कश्मीर के हवाले से, खास तौर पे। नहीं, जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड, चाहे प्रधानमंत्री साहब की बात करें, चाहे होम मिनिस्टर साहब की बात करें, हमेशा नीयत साफ रही है और हमेशा एक कदम आगे बढ़ के जम्मू कश्मीर के लिए सोचा गया 2014 के बाद। और उसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर जिस तरह पे डेवलपमेंट के रास्ते की तरफ बढ़ रहा है और जिस पेस से यहाँ पे काम चल रहा है, वैसा काम हमने 70 साल में नहीं देखा था। आज टनल्स देख लीजिए, आप रोड्स देख लीजिए, और किसी भी इशू पे डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर बहुत आगे जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लीडर्स की और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जी की तरफ से इस तरह का बयान आना, इस तरह की बातें करना, क्योंकि वो जानती हैं कि ज़मीनी सतह के ऊपर पीडीपी अपना वजूद जम्मू कश्मीर में टोटली खो चुकी है। लेकिन लोगों को गुमराह करने की कोशिश बार बार की जा रही है। उमर अब्दुल्ला सरकार के ऊपर उंगली उठाई जाती है और उमर अब्दुल्ला साहब भी बहुत सारी चीज़ों में मुझे लगता है जवाब नहीं प्रॉपर ढंग से दे पाते, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं सरकार बने हुए। और उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए थे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जो चीज़ें कही गई थी इलेक्शन के टाइम पे बार बार कहते थे, उनके ऊपर अभी तक उन्होंने चुप्पी साध के रखी है। मुझे नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या मजबूरियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये उमर साहब बेहतर खुद ही जानते होंगे। मुझे लगता है उनको ये चीज़ों का जवाब भी देना चाहिए। बिल्कुल, जगदीप साहब आपकी तरफ आएंगे और उसके बाद अपने मेहमान से भी इस चीज़ का जवाब लेंगे कि आखिर 2 महीने में कुछ क्यों नहीं हुआ और क्या कुछ हुआ। खैर सवाल ये है कि आखिर खेल क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में। आज अचानक घेराव शुरू हो गया, एहतजाज शुरू हो गया और रियासत के दर्जे की खामोश जुबान में जो एहतजाज चल रहे थे आज सड़कों पर नजर आने लगा। खुशी है आज डॉक्टर ताहिर आए हैं भाजपा की तरफ से, बड़े प्रबुद्ध आदमी, और तवक्को करता हूँ कि जिन बातों की तरफ मैं उनका ध्यान लेने की कोशिश करूँगा वो कम से कम उससे मुतासिर ना हो, लेकिन जो उस बातों की गंभीरता है उससे इनकार ना करें। पहली तो बात, आपने भूमिका में जो कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का मसौदा जो है वो करीब करीब पूरा हो चुका है, या उसके बाद जो है वो पावर का आवंटन जो है वो निर्धारित करेगा। तो मैं पहले आपको ये बता दूं, 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो बिल है वो ठीक उसी तरीके से जैसे वक्फ बिल जो है वो गिरा था। ये दूसरी हार है मोदी जी की देश की संसद के अंदर, क्योंकि ना तो उनके पास बहुमत है और ना ही उनकी वो नीयत है। और वैसे भी अगर आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का मसौदा देखेंगे तो ठीक वैसा ही है जैसा महिलाओं को अधिकार देने की बात थी 33% का, और वो देंगे कब, कई सालों के बाद। ठीक वैसा ही सूरत हवाल है, तो उससे तो इसका कोई लेना देना है नहीं। अब मैं बता दूं आपको, जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 है, जैसे आपने महबूबा जी का बयान दिखाया, महबूबा जी बहुत आला दर्जे की नेता है, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने पढ़ा नहीं उसको अच्छे से। अब मुझे बात बताइए, क्या डिप्टी सीएम जो है वो तमाम महकमों में जाके मुलाजिमों की हाजिरी को नहीं देख रहे? क्या जो तमाम मंत्री हैं, अभी सतीश शर्मा ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया राशन और सिलेंडर्स को लेकर, क्या वो तमाम चीजें नहीं कर रहे? लेकिन दिक्कत क्या है, जब वित्तीय मामले जो है वो गवर्नर के पास है, उसके साथ साथ लॉ अबाइडिंग एजेंसी पुलिस गवर्नर के पास है। आप मुझे बताएंगे, आप एक आदमी के पैरों के नीचे से जमीन निकाल लेते हैं, वो हवा में लटका हुआ है, और फिर आप उसको कहते हैं कि जरा कलाबाजी खा के दिखाओ। मतलब इससे भद्दी बात क्या होगी कि आप एक तरह का तंज कसते हैं मौके की सरकार पर कि भैया दिखाओ कहां है, आपने स्मार्ट मीटर्स क्यों नहीं फेंके तभी और जेलम में, क्यों आपने 1 लाख रोजगार नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ आपने वो तमाम अख्तियार जो है वो पहले पूरी धूर्तता के साथ, पूरी बेईमानी के साथ छीन लिए हैं, और कोई भी ऐसा अख्तियार फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेकर मुख्यमंत्री के पास नहीं है। अरे आलम तो ये है, आप सिक्योरिटी रिव्यू की बैठक करते हैं और मुख्यमंत्री को बुलाते नहीं है। और अब अगर मुख्यमंत्री गए हैं दिल्ली में, माफ कीजिएगा, जो अमित शाह साहब ने, देश के गृह मंत्री है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
का अपमान किया है इस देश के सामने, आज पूरा देश, समूचा विपक्ष उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि अब स्थिति आ गई है ऐसी कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि इतनी वाहियात बात गृह मंत्री के मुंह से ये देश ने सुनी है, उसे देश माफ नहीं करेगा। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला साहब की बैठक कितना मायने रखती है वो आने वाला वक्त बताएगा। जी ठीक है, बिल्कुल। शेख साहब आपकी तरफ आएंगे। और अब ये जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 2 महीने में शायद कुछ नहीं हुआ है, ना ही इस पे कोई जवाब बन पा रहा है हुकूमत को, और ना ही इसके लिए जितने भी रास्ते हो सकते हैं लोगों के, सियासी पार्टियों को, उनको मौका मिल जा रहा है कुछ कहने का। I'm sorry, come again. आपकी आवाज कट चुकी है। जी, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी डॉक्टर ताहिर साहब कह रहे थे कि 2 महीने गुजर चुके हैं, बहुत कुछ नहीं हुआ है, और एनसी सरकार को जो करना चाहिए था, जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, वो अभी पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से मौका मिल रहा है सियासी जमातों को, पार्टियों को, कि वो कुछ न कुछ कहें और सरकार पे उंगली उठाएं। शाहिद जी, पहले तो आपको मेरी तरफ से सलाम। जो उधर पैनल में ताहिर जी बैठे हुए, जी मेजबान बैठे, उनको मेरी तरफ से आदाब, नमस्ते। देखिए, ये जो ताहिर जी है, डॉक्टर ताहिर जो वहां पे है, बीजेपी के पर्सन, ये तो इनकी मजबूरी है अभी, लाइक कि ये बोलने की कि 2 महीने हो चुके हैं और इन्होंने किया कुछ है नहीं। देखिए, सेंटर में, पावर में ये लोग देश के साथ, देश के ऐवान में, टेंपल में जो वादा किया गया स्टेटहुड का, वो भी इन्हीं की पार्टी बीजेपी वहां पे सेंटर में। रही बात हमारी सरकार की कि 2 महीने में हमने लोगों के सामने प्रेजेंट किया एक पोर्टफोलियो कि हमने 2 महीने में हमने क्या क्या काम किया। उसमें हमारा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया, हमने स्पेशल स्टेटस के लिए एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, हमने एज रिलैक्सेशन का जो मामला चल रहा था उस पे हमने आगे लाया। फिर रही बात जो यहाँ पे जो इन्होंने बिना समझे, बिना कुछ, इन्होंने जो हमारे जो बच्चों के एग्जाम्स हुआ करते थे वो नवंबर के टाइम पे होते थे, तो एक अच्छे से विंटर वेकेशन होता था, फिर सेशन चलता था मार्च के अंदर, उसको वापस से हमने रेक्टिफाई किया, तो वो वापस हमने नवंबर दिसंबर सेशन हमने वो किया। रही बात न्यू ईयर पे हमने प्रॉमिस किया है जनता के साथ कि डबल राशन हो, चाहे वो राशन भी जो कम करने वाले हैं वो भी बीजेपी के ही लोग हैं। फिर हमने फ्री गैस का भी प्रॉमिस किया है इंशाल्लाह न्यू ईयर पे। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि डेवलपमेंट के काम पे हम एनसी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, बाकी फजूल की चीजों में हम सरकार के साथ नहीं देंगे। देखिए, मैं पहले ताहिर जी को ये बोलना चाहता हूं कि आपने जो आपको कार्ड खेले थे देश भर में इलेक्शन के लिए 370 के नाम पे, वो कार्ड आपने खेल लिया, उसका रिजल्ट भी अब आप शेख साहब माफी के साथ बीच में शेख साहब मैं बोलना नहीं चाह रहा था। शेख साहब मैं जरूर जवाब लूंगा इसका, लेकिन बीच में जो आपने कार्ड खेलने वाली बात बोली, इसमें मैं माजूरत के साथ एक वर्ड ऐड करना चाहता हूं। अब बीजेपी को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे? क्या आपने स्पेशल स्टेटस का कार्ड नहीं खेला? आपने कब 370 तो आपने इलेक्शन के टाइम पे बोला था, बाद में तो आप मुकर गए, और यही तो सवाल है सियासी पार्टियों का। देखिए जहां पे बात रहती है, हमने स्पेशल स्टेटस का कोई कार्ड नहीं खेला, वो अवाम के पास हम गए थे, हम झूठी सियासत करते नहीं है। हमने अवाम को कहा कि जो स्पेशल स्टेटस है, आप जरा वो रीड कीजिए कि जो कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, चाहे आप उसको 370 को हो या कुछ और को हो, जिस तरह मणिपुर में स्पेशल स्टेटस है, देश में अलग अलग स्टेट्स में जिनको स्पेशल स्टेटस, हिमाचल को भी था, तो वहां से भी तो आप लोगों ने तो छीना नहीं वहां पे, तो हमने उसी स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन हमने पास किया जो हमारा स्पेशल स्टेटस है। सर आप ये कह क्यों नहीं देते हैं शेख साहब, आप कह क्यों नहीं देते हैं कि भाई हम स्पेशल स्टेटस में हमें 370 दो या ना दो, 371 दे दो या 371A दे दो, ये भी तो आप कह सकते हैं। इसी वजह से पीडीपी आपको घेर रही है लगातार। नहीं, पीडीपी का घेरना तो वो तो आप मतलब उनको खामखा डिबेट में ला रहे हैं। ये जो सब जम्मू कश्मीर में जो आज ये बेड़ा हो चुका है, ये पीडीपी की वजह से हुआ है, उनको भी पता है। अब उनके पास भी भेजने के लिए कुछ है नहीं,
तो वो कभी वो पेपर लेके आ जाते हैं असेंबली के अंदर जिस टाइम पे कि आप मिनिस्टर्स का या वहां पे एमएलएस का ओथ उठा रहे हो तो आप हंगामा क्रिएट करते हो। देखो यहाँ की जनता सब जानती है कौन कैसे प्ले कर रहा है, क्या कर रहा है। हमें उम्मीद है अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, चाहे हमारे कंट्री के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, उन्होंने पार्लियामेंट के ऐवान से पूरे देश भर में लोगों को प्रॉमिस किया, चाहे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ प्रॉमिस किया कि जो ही इलेक्शंस हो जाएंगे हम जी स्टेटहुड बहाल करेंगे। और हम वेट कर रहे हैं कि देखिए, मैं इनको ये ताहिर जी को खुला कहना चाहता हूं, आप लोग सिचुएशन को खराब ना करे। आपने जो कार्ड खेलने थे आपने खेले, अब आपका जो प्रॉमिस है स्टेटहुड को लेके ये चाहिए आप लोगों को कि आपने प्रॉमिस किया, आपने जी स्टेटहुड जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया आपने वो दिया। रही बात ये हम पे निशाना दाग रहे हैं जहां पे इनको पता है कि अभी तक बिजनेस रूल्स भी नहीं आए हैं। ताहिर साहब की ही गवर्नमेंट सेंटर में बैठी है। देखिए, ये आप जो ये चीज कर रहे हैं ये आप देश के डेमोक्रेसी का मजाक बना रहे हैं। और मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहता हूं, ये बस देश भर में बात नहीं रहती, ये दुनिया भर में बात जाती है। आप पे तवक्का है कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया, आप वो प्रॉमिस जल्द से जल्द फुलफिल करें सो दैट लोगों के डॉक्टर ताहिर साहब से इसका जवाब लेते हैं। डेवलपमेंट वाले काम है, प्रोग्रेस वाले काम ठीक है। डॉक्टर ताहिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? जी, मैं सभी बात इनकी सुन रहा था जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि 370-35 से स्टेटहुड डिमोशन की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी असेंबली इलेक्शन में ये लोग करते रहे। और जब असेंबली इलेक्शन का टाइम लास्ट वीक्स में चल रहा था तो फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है वो, तो उनका ये बयान आ गया कि इस चीज का मुझे भी एहसास है कि 370 वापस नहीं आ सकता, लेकिन 100 साल तक भी अगर 370 के लिए हमें लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। देखिए, बयान की बातें देखिए आप, टाइम टू टाइम बयान चेंज होते रहे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं कि 370-35 से वापस नहीं आएगा। फिर हाल ही में असेंबली में इन्होंने जो यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कार्ड खेल रही है, जिसका शेख साहब जिक्र कर रहे थे आपके कार्ड। कश्मीर के अवाम को जितना इन्होंने खेला है, मुझे लगता है कश्मीर का अवाम सब कुछ समझ रहा है आज के दिन पे। असेंबली इलेक्शन के शुरुआती दिनों में आपने देखा इन्होंने 2 रेजोल्यूशन पास किए। वो रेजोल्यूशन कहाँ स्टैंड करते हैं ये लोग खुद समझते हैं। वो रेजोल्यूशन पास करने के लिए पार्लियामेंट हाउस के अंदर इनकी कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए वो मुझे नहीं लगता कि कभी होगी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर में पहुंचेगी। तो इस तरह की बातें करके एक सीधे साधे अवाम को गुमराह करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा हिस्ट्री रही है। कश्मीर के अंदर इनके बयान कुछ होते हैं, कश्मीर से जम्मू में आके बयान बदल जाते हैं और दिल्ली जाते जाते सब कुछ बदल जाता है। तो बहुत कुछ बदलाव किए जाते हैं इनके बयानात के अंदर, इनकी सियासत के अंदर। मुझे लगता है कि सियासत को छोड़ के अगर अब उमर अब्दुल्ला साहब को खुदा ने सीएम बनाया है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, प्लीज जो वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, माओं के साथ, बहनों के साथ कि कहाँ पेंशन दी जाएगी, कहाँ पे वो दिया जाएगा, कहाँ पे सिलेंडर दिए जाएंगे, कहाँ पे 200 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे, उन चीजों पे ध्यान दें और कुछ ना कुछ लोगों को अब तोहफे देने चाहिए, क्योंकि लेकिन डॉक्टर साहब उन्होंने 2 सवाल किया। शेख साहब ने कहा कि कम से कम बिजनेस रूल्स की ही बात कर रहे थे, वही दे देते, वाजे कर देते, स्टेटहुड का वादा किया था वही दे देते, तो आप उस पर भी प्लीज जवाब दीजिए। देखिए स्टेटहुड का वादा सेंट्रल हाईकमांड ने किया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप एक ऐसी लीडरशिप है देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, जब हमारे प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब किसी बात को एक बार कह देते हैं तो मुझे लगता है उसके ऊपर बार बार बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं वाजे करता हूँ, लद्दाख के साथ भी सेम वादे किए थे, क्या अभी तक पूरे हो गए? लद्दाख तो पड़ोसी है जम्मू कश्मीर का। देखिए, जो वादे मैंने आपको एक शॉर्टकट में बता दिया, जो बात वो कह देते हैं वो चीज पत्थर पे लकीर होती है, वो बात पूरी होती है। वक्त लगेगा, टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो जस्ट वेट, तो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। और मेरे कहने से, आपके कहने से या उमर अब्दुल्ला साहब के कहने से तो एकदम वो चीज नहीं होगी, कोई जादू तो है नहीं, हर चीज को वक्त होता है। सेंट्रल हाईकमांड बहुत सारी चीजें देखेगी और करेगी, और उन्होंने कमिटमेंट किया है, कमिटमेंट पूरा वो जरूर करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे करेंगे। अभी जिस तरीके से पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसमें एक बिल ये भी है कि दिल्ली
और पौडीचेरी और साथ में जम्मू कश्मीर, इसके लिए भी लोकसभा राज्यसभा के जो इंतखाबात होंगे उसमें थोड़े से चेंजेस होंगे। तो इस जिहत में अगर देखा जाए या बिजनेस रूल्स ला करके अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों सूरत में अगर देखा जाए तो स्टेट का नुकसान है सीधा सीधा। और क्योंकि ये डिले होगा मामला इतना ज्यादा, स्टेटहुड की बहाली फिर हो नहीं पाएगी, क्योंकि अगर दोनों के रूल्स तय कर दिए जाते हैं तो फिर स्टेटहुड रहा कहां, फिर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और उसके बाद फिर सारी चीजें वाज़ेह हो जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है, किसके पास कितनी ताकत है, कौन किसको क्या करना है। तो फिर ये बात अधर में लटक जाएगा, ठंडे वस्ते में चला जाएगा। ये आपका सोचना है या किसी बाकियों का सोचना हो सकता है। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड, उसमें प्रधानमंत्री साहब की बात की जाए, होम मिनिस्टर साहब की बात की जाए, उनकी पूरी टीम की बात की जाए, जम्मू कश्मीर उनके दिल में धड़कता है और जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा बेहतर फैसले लिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जितना कुछ सेंट्रल हाईकमांड सोचती है, मुझे लगता है कि आज तक मुझे नहीं लगता किसी और लीडरशिप ने सोचा होगा। और जो भी वहां से फैसले जम्मू कश्मीर के लिए आएंगे, जो भी डिसीजन यहाँ के लिए होंगे अच्छे होंगे और मुझे लगता है लोगों को खुशी खुशी से उन चीजों को यहाँ की सरकार भी, यहाँ के लोग भी उसको एक्सेप्ट करें। चलिए जगदीप साहब आपकी तरफ आएंगे। जैसे ही डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हाई कमांड है जो कहती है वादे करती है वो पूरे भी करती है, आप काफी मुस्कुरा रहे थे। 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख खाते में आने, 450 का सिलेंडर राजस्थान में, होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर, किसानों की आय दुगनी और पता नहीं क्या क्या। डॉक्टर ताहिर भाई, आपको तो बड़ा प्यार मिलता है सबसे, आप अच्छे दोस्त हैं हमारे, हम तो आपको देखते पहचान जाते हैं, लेकिन जिस प्रधानमंत्री की बात आप कर रहे हैं वो आपकी कम्युनिटी को कपड़ों से पहचानते हैं। इतने जहरीले बयान देने वाला इस देश का प्रधानमंत्री, और आज तो हद हो गई। अमित शाह साहब का जो बयान बाबा साहब को लेकर आया तो फिर भी आप तवक्को करते हैं। और दूसरी बात मुझे ये बताइए, इस डिबेट में मैंने पहले कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात तो ओधे मुंह गिर गई, उसको छोड़ दीजिए। अब ये 370 पर जो इतनी बहस है, ये इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ है। कहां तो खत्म किया आपने 370, पहले ये तो बता दीजिए, कहां गाड़ दिया जमीन में? मैं तो भाई फबाड़ा लेके आ जाता हूं, बताओ कहां किस जमीन में गाड़ा, जरा निकाल के देखे, जिंदा है मर गया। आपने संशोधन किया उसकी कुछ सेक्शंस में, आर्टिकल 370 स्टिल एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिलीव मी। कैसे जगदीप साहब इसको भी एलोबरेट करें प्लीज जी, इसको भी बताएं कि कैसे। ओके, मैं आपको बिल्कुल बड़े अच्छे से बताना चाहूंगा। देखिए, आर्टिकल 371C में ये एक अध्यादेश लाने का प्रावधान था जिसमें राष्ट्रपति को यह हक था कि वो आदेश पास कर सकता है। और 1D जो है वो संविधान सभा की ओर इंगित करता है, जो 1956 में ही समाप्त हो गई। तो इन्होंने संविधान सभा को विधानसभा के इक्विवेलेंट बनाते हुए 35A जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का हिस्सा था, ना कि संविधान का, 1954 उसमें संशोधन करते हुए जो उसकी सेक्शन थी जिसको हमने कभी कंडेम नहीं किया बल्कि अप्रिशिएट किया, चाहे वाल्मीकि समाज था, पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, गोरखा समाज था, उनके हक हकूकों की बात थी। लेकिन देखिए झूठ कितने हैं उसमें। सबसे बड़ा झूठ इन्होंने बोला महिलाओं को लेके, जो महिलाओं की शादी बाहर हो जाती है उनकी आने वाली संतान को हक नहीं मिलते, जबकि साल 2002 में हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था। ठीक इसी तरीके से ये जो संशोधन किए गए, ये आर्टिकल 370 की सेक्शंस में किए गए जिनका मैंने हवाला दिया, लेकिन आर्टिकल 370 स्टिल एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो ये कहना बंद कीजिए कि आपने 370 को खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर से उन्होंने कहा नहीं हुआ ना जनाब, जम्मू कश्मीर से आपने उसके कुछ प्रावधानों को खत्म किया है। तो आप और आपके साथी फिर डिमांड किस बात की कर रहे हैं? हम उन प्रावधानों में जमीन और नौकरी, ये जो 2 प्रावधान खत्म हुए, जो लोगों का हक था बुनियादी, हम उसकी डिमांड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आज अगर चर्चा चली है संवैधानिक तौर पर कुछ बातों की, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, जब डिबेट्स में जाते हैं, चर्चाओं में जाते हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका होमवर्क जो है वो बढ़िया हो। पांडिचेरी का आपने जिक्र किया, मैंने पहले आपको बोला कि जो सेक्शन 55 है जम्मू कश्मीर रिकंस्ट्रक्शन एक्ट का, उसमें ये चीजें बड़ी साफ तौर पर बता दी गई है, उस पर क्लियर है। अब स्थिति क्या है, वास्तु स्थिति क्या है, वो समझनी पड़ेगी। एक तरफ भाजपा जो है वो अपनी पुरजोर कोशिश के बाद सत्ता हासिल नहीं हो सकी जम्मू कश्मीर में, दूसरी तरफ आज जो परिस्थितियां देश की बनी हुई है,
फिर चाहे वो अडानी का मामला हो, मणिपुर का तो आप देख के हटे हैं क्या सूरत हवाल है, हमने उसको भी लेकर आज प्रोटेस्ट किया। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अभी डॉक्टर ताहिर साहब ने बोला जम्मू कश्मीर में बड़ी तरक्की हो गई, माशाल्लाह पता नहीं क्या क्या हो गया। जरा मुझे बताएंगे, टोल प्लाजा के नाम पे आपने लोगों की चमड़ी खूब उधेड़ी, लोग सड़कों पर उतरे, आपने मुंह बंद करने के लिए कुछ देर के लिए टोल प्लाजा बंद कर दिया। आपने स्मार्ट मीटर्स के नाम पर चौथी मर्तबा लोगों पे चलिए इसका जवाब ले लेंगे हम डॉक्टर साहब से और यकीनन डॉक्टर साहब की तरफ आएंगे, लेकिन शेख साहब पहले आपकी तरफ। सवाल ये है कि जिस तरीके से आवाज उठ रही है कि अभी अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि कश्मीरियों के साथ असल खेल तो एनसी ने किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 की वापसी को लेकर बात की है। जी जी, मैं जगदीप साहब आपकी तरफ आऊंगा, शेख साहब से जवाब लेकर के फिर आपकी तरफ आता। शेख साहब देखिए, ताहिर साहब अभी कह रहे थे, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दूं। कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ने जी एक जगह पे एक इंटरव्यू में कहा कि इस चीज को 100 साल भी लग सकते हैं वापस आने में, बिकॉज डॉक्टर साहब का जो तजुर्बा, जितने बड़े वो लीडर है, वो लाइक जितना उनका एक्सपीरियंस है, बीजेपी वालों को 70 साल लगे इस 370 को खत्म करने में, वो भी गैर आईनी हिसाब में कैसे इन्होंने किया। वो जो स्टोरी है वो पूरे देश के सामने है, किस तरह इन्होंने एक साल पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल बना के रख दिया था, कैसे इन्होंने इंटरनेट काट के लोगों को घरों में बंद रख के, मतलब अगर आपको देखो 370 जैसे इन्होंने अभी कहा, जगजीत जी ने सही फरमाया कि वो 370 कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी दर्ज मौजूद है। इन्होंने ये कहते हैं 370 को दफन किया, वो उधर का उधर ही है। दैट्स व्हाई वी आस्क फॉर द स्पेशल स्टेटस। रही बात, देखिए इनको इज्जत करनी चाहिए डेमोक्रेसी की, इनको इज्जत करनी चाहिए जो लोगों ने मैंडेट दिया यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो उससे इनको समझ आ जाना चाहिए कि लोगों के दिमाग में क्या है क्या नहीं है। देखिए मुझे बड़ा ये है कि लाइक कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा कहते हैं दिल्ली की दूरी और कश्मीर की दूरी हमें खत्म करनी है। बट आप अगर ये चीजें करोगे आप लोग, ये लोगों को भी यहाँ पे समझ आ रहा है कि न इनके पास बिजनेस रूल्स दिए हैं इन्होंने, न कुछ। आप पीछे बैठ के सब बंद रख के आप देख रहे हो तमाशा, वो लोग भी देख रहे हैं कि आप कितना झूठ बोल रहे हो जम्मू कश्मीर के अवाम को, देश की अवाम को, कि बिजनेस रूल्स दिए ही नहीं। बावजूद यही अवाम बीजेपी को ही हर जगह जिता रही है। कर रहे हो कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है? जो अवाम जिसकी बात आपने कही कि अवाम जान रही है, झूठ को पकड़ रही है, यही अवाम तो बीजेपी को सत्ता में ला रही है। नहीं, देखिए यहाँ के रिजल्ट, जम्मू कश्मीर के रिजल्ट्स तो आपके सामने हैं। लाइक आप देखिए, मैं तो पहले स्टेट पे ही जाऊंगा। आपको स्टेट के मैंडेट लोगों ने दिया है, आपको उस चीज की इज्जत करनी है। और मैं ताहिर साहब से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने प्रोमिसेस 1 लाख जॉब्स के, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, कुछ नहीं हुआ। जब हम 2019 में जब इन्होंने ये 370 यहां से हटाया, उस टाइम पे स्टेट का जो कर्जा था वो कुछ 55,000 करोड़ था। इन्होंने 5 साल के अंदर एलजी शासन के दौर में इसको डबल कर दिया है। हमारे स्टेट का कर्जा इन्होंने 5 साल में डबल कर दिया है, विच इज 1,12,000 करोड़। ये भी ऐड करिए कि वो अवाम की भलाई के लिए किया गया है कि यहाँ पे हम सोए हैं। इनकी ये जो बातें हैं ये देश भर में चलेगी। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आपने प्रॉमिस किया है देश के टेंपल से, देश के पार्लियामेंट से, कि हम जी स्टेटहुड वापस देंगे। आप लोगों, अगर आप सच में चाहते हैं कि लोगों के टुवर्ड्स दिल में प्यार आए देश के बारे में, देश की डेमोक्रेसी को वो इज्जत दे, तब आप अपने जबान पे रहिए। आप स्टेटहुड को जल्द से जल्द बहाल कीजिए। रही हमारे स्पेशल स्टेटस की बात, हमें पूरा यकीन है देश के ऐवान पे, हमें भी पता है कि अभी देश में क्या दौर चल रहा है। आने वाले टाइम पे हम पूरा यकीन करते हैं डेमोक्रेसी पे भी और देश के ऐवान पे भी। आने वाले टाइम में वहां पे लाइक माइंडेड लोग आएंगे जिनके पास हम जेन्युइन केस डालेंगे। हम बोलेंगे कि आप बताइए कि ये जो चीज 2019 5 अगस्त को हुई थी, ये जी ऐसे हुई थी। आप हमें भी बताइए कि वाज इट फेयर
एक फेयर मौका दिया गया था कि नहीं दिया गया था, बट हमें इन पे तवक्का नहीं है कि ये स्पेशल स्टेटस देंगे, बट अपनी जबान पे कम से कम रहे, जो इन्होंने स्टेटहुड का वादा किया है वो जल्द से जल्द बहाल करें। स्पेशल स्टेटस आपको क्यों देंगे शेख साहब? मैं इसका जवाब आपसे लूंगा, क्योंकि जब भी आपको पावर मिली है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़े हैं। ये मेरा कहना नहीं है, बीजेपी का कहना, मैं आपसे जवाब लूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, बहुत ज्यादा नाराजगी एनसी और कांग्रेस को है बीजेपी से, चाहे सेंटर में हो या फिर स्टेट में। मुझे जगदीप जी से हमेशा जब ये लाइव पे आते हैं मजा ये आता है, पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 370 के ऊपर चुप्पी बना के रखती है। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, इनके बड़े बड़े प्रवक्ता नेशनल लेवल के 370 का नाम सुनते ही उनकी जुबान बंद हो जाती है, पूरे देश में उसका नाम नहीं लेते। जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने पूरी पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं लिया, असेंबली इलेक्शन में नहीं लिया। लेकिन जगदीप जी का मैं कॉन्फिडेंस देखता हूं कि ये 370 पे ऊपर कुछ ना कुछ निकालते हैं, कहते हैं कि अभी भी वो जिंदा है। और मुझे लगता है अगर राहुल गांधी साहब और प्रियंका गांधी जी अगर इनका ये डिबेट आज का देखें तो मुझे लगता है कि इनको दिल्ली में लेके जाएं। कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे स्पोक्स पर्सन की जरूरत है। और जगदीप जी का मुझे मजा भी आता है, जो चीज खत्म हो चुकी है उसको आज भी जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके हौसले को मैं सलाम करता हूं। ठीक है, दुनिया उम्मीद पे कायम है। जगदीप साहब उम्मीद लगा के रखें कि 370 का वापस आएगा, कैसे वापस आएगा। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को भी इनको समझाना चाहिए। चलिए इसका जवाब हम ले लेंगे, इसका जवाब हम ले लेंगे। लेकिन जो वादे या जो बातें कही जा रही है, आपने भी कहा था शुरुआत में भी, उसके इलेक्शंस के बाद भी, आपको अवाम ने प्यार भी बहुत ज्यादा दिया, इस चीज से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। बीजेपी इस मरतबे जितना वोट फीसद हासिल की है शायद इससे पहले नहीं हुआ था। मैं आपसे ये समझूंगा, जो वादे आपने किए थे आवाम से वो कब पूरे करेंगे आप? छोड़ दीजिए सियासी जमातों के मुतालबा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग आवाम के बीच में रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं हमेशा, चाहे दुख की घड़ी हो चाहे सुख की घड़ी हो। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में रहता है। मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के आवाम ने हमें असेंबली इलेक्शन में बहुत बड़ा बहुमत दिया है, हमें झोलियां भर भर के लोगों ने वोट दिए हैं, और ये छोटी बात नहीं है। और पूरे जम्मू कश्मीर में अगर आप वोट परसेंटेज देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी वोट परसेंटेज में ज्यादा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हमेशा आगे रहेगी, आगे खड़ी रहेगी। और जम्मू कश्मीर के यूथ के ऊपर, अवाम के ऊपर, यहाँ की माओ के ऊपर, बहनों के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। मुझे नहीं लगता कि किसी चीज में हम कमी आने देंगे। उसके ऊपर हमारा एक रोड मैप बन चुका है पार्टी का, उसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो डे नाइट काम करती है, और हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है उसका बहुत जल्दी आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं। डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो सवाल अभी उठाया गया था कि आप डेवलपमेंट की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन अवाम के मफाद को नजरअंदाज करते हैं, अवाम की जो डिमांड है उसे नजरअंदाज करते हैं। अभी इल्जाम आया ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डेवलपमेंट की बात की है, तरक्की की बात की है। आपको याद होगा 2014 में जब लाल किला से प्रधानमंत्री साहब का पहला भाषण हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि मैं नया जम्मू कश्मीर देखना चाहता हूं, मुझे जम्मू कश्मीर में एक नई रोशनी चाहिए, नया जम्मू कश्मीर चाहिए। और उसमें प्रधानमंत्री साहब कामयाब हुए। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई। ये आज की डेट में कश्मीर में एक जमीनी सतह पे रहने वाला एक फ्रूट सब्जी बेचने वाला भी कहता है, कहाँ पत्थरबाजी होती थी, कहाँ स्कूल कॉलेजेस बंद रहते थे, कहाँ हमारे बच्चे घरों के अंदर ही बंद रहते थे। कितने बच्चे तो डिप्रेशन के शिकार हो गए, एंजाइटी के शिकार हो गए। मुझे लगता है कि वो उसमें हम कामयाब हुए। कश्मीर खुला, कश्मीर के कॉलेजेस खुले, यूनिवर्सिटीज खुली, बाजार खुले, रौनक बढ़ी, हर इंसान वहां पे काम करने लगा, वहां का टूरिज्म बढ़ा, और बहुत सारी डेवलपमेंट कश्मीर के अंदर हुई है। उस चीज में प्रधानमंत्री साहब कामयाब हुए हैं, और ये कामयाबी अभी रुकी नहीं है, हम आगे भी बढ़ेंगे। और जो और कश्मीर को डेवलपमेंट करना है, वहां के लोगों को आगे लेके जाना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो एक एम है, एक मिशन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी डे नाइट काम कर रही है और काम करती रहेगी। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, ये सवाल करते हुए शायद आप बहुत मैच्योर और बहुत मजबूत दमदार लीडर हैं, और आपके कारनामे भी बहुत सुने हमने। फिर भी मैं ये सवाल कांग्रेस ने इससे पहले जो किए हैं, इस शो में ही नहीं, इससे पहले भी आपकी इन बातों पे, इन स्टेटमेंट पे, यह है कि आपकी तमाम तर बातों को, यानी कि बीजेपी की बातों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए जाते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी आवाम को सपने नहीं दिखाती है।
हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बात है। और उसी की वजह ये है कि देश की 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब को, उनकी सोच को सलाम करती है। चलिए देखेंगे कि अभी जो मीटिंग होने वाली है उमर अब्दुल्ला और अमित शाह जी की, उस पर क्या बात निकल करके आती है। जगदीप साहब, कोयला फिल्म आपने शायद देखी होगी, उसमें एक मेरे करण अर्जुन आएंगे, उस तरह की चीजें हैं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे 370 वाली आपके स्टेटमेंट पे। देखिए वो करण अर्जुन है और उसमें वो माँ का डायलॉग है जो आपने बोला, और वो आए भी, पुनर्जन्म हुआ उनका। तो इसका इस कहानी से वाबस्ता जोड़े तो भाजपा का पुनर्जन्म तो अब होने से रहा। मैं ताहिर भाई को, चूंकि अब इन्होंने सवाल खड़ा किया है, तो एक बड़े कम नटशल में, बड़े कम समय में मुख्तर ढंग से कुछ चीजें रखना चाहूंगा ताकि ये रिकॉर्ड पे आ जाए। पहली तो बात, मेरी पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेता जो है वो इस बात को भली भांति जानते हैं, क्योंकि यही वो पार्टी है जिसने इस देश को आकार दिया। आजादी के बाद से लेकर 55 वर्षों तक का इतिहास है कांग्रेस का। अब दूसरी बात मैं आप फिर से कह दूं, क्योंकि अब मैंने, जब इन्होंने सवाल उठा ही दिया, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 370 का जो 1C है उसमें 2 अनुच्छेद, एक अनुच्छेद 1 और आर्टिकल 370 जो है, इन दोनों को छोड़कर ये सेक्शन कहता है बाकी कुछ भी लागू नहीं होगा जम्मू कश्मीर में। उसमें 3 चीजें रखी गई थी, डिफेंस था, एक्सटर्नल रिलेशन से और कम्युनिकेशन था। अब जबकि इन्होंने जो संशोधन किया है मैं वो बता रहा हूं, उसका रास्ता 1D में रखा गया था, यदि कोई आर्टिकल लागू होता है तो उसके लिए राष्ट्रपति का आदेश चाहिए होगा। ये आदेश निकलेगा परामर्श पर नहीं, सहमति पर नहीं, बल्कि सिर्फ आप संविधान सभा या विधानसभा के नोटिस में, संज्ञान में डालकर ये आदेश निकाल सकते हैं। ये जो रास्ता छोड़ा था ये तब भी कांग्रेस ने छोड़ा था। और आप आर्टिकल 370 पर इतनी बहस करते हैं, आप ये लोगों को क्यों नहीं बताते कि उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी? 535 रियासतों को कैसे एक एक फूल को एक गुलदस्ते में पिरोया गया। सलाम करना चाहिए पटेल साहब को, नेहरू जी को, आप लोगों को, लेकिन आप तो सवाल खड़ा करते हैं। उस वक्त की परिस्थितियों को मानते हुए, चाहे प्रीवी पर्स का मामला था, चाहे संविधान का भाग 7, अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे संविधान में एक भाग 7 ऐसा है जो है ही नहीं। पहले भाग 6 आता है, उसके बाद 8 आ जाता है। और भाग 7 क्या था? वही रजवाड़े, राजा, नवाब लोग थे जिनकी वो तोप हाथी सलामी वाला मामला था, उसको नेहरू जी ने हटा दिया। तो ये देश के हित में था कि खिलाफ था, बताइए। और उस वक्त प्राथमिकता क्या थी कि सारा मुल्क एक हो जाए। जूनागढ़ में हम भुग चुके थे, मैसूर में क्या हुआ हम जानते थे, राजस्थान साथ आने को तैयार नहीं था। तो उन परिस्थितियों पर ये बात नहीं करेंगे। अब चूंकि हमारी डिबेट आज की कुछ हो रहा है तो मैं मुद्दे पे आता हूं। देखिए क्या है, मैं फिर से कह दूं, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर मैंने पहले कहा वो मुझे मुंह गिर चुका, उसकी बात छोड़ दीजिए। और ये सच भी, क्योंकि कल्पना कीजिए 2019 में पुलवामा हुआ, होने दिया या करवाया गया, ये सवाल है, क्योंकि मलिक साहब के मुखारबिन से ये सवाल उठे हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए अगर उस वक्त तमाम विधानसभाओं के चुनाव भी एक साथ होते, उसी वक्त होते, तो क्या इसका फायदा भाजपा को नहीं मिलता? और दूसरी बात, अगर पहले ये इलेक्शंस होते रहे वो स्वाभाविक तौर पर हुए, वहां पर कोई, हाँ, लेकिन उनका वैसे डिबेट तो इस पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल कर ही लूं। उनका कहना है कि भाई ये सूरत हाल हमारे साथ हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, आप भी फायदा उठाइए। बात तो वही, आपको हंसी आएगी मेरी बात सुनकर, आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल क्या हुआ, बाकी सब छोड़ दीजिए। अभी आप सवाल पूछ रहे थे ना इनसे कि बाकी जगह पर तो वही भाजपा जीत रही है। भाजपा नहीं जीत रही, ईवीएम जितवा रही है। अब मैं आपको बताऊं, आप घटना सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जब इस बिल के ऊपर 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर संसद में वोटिंग होनी थी, तो अमित शाह साहब ने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मशीन रखी है, इसमें वोटिंग कीजिए। जब उसमें वोटिंग हुई तो जो आंकड़े आए उसमें 98, 2-4 नहीं, 10-20 नहीं, 98 सांसद कम थे। फिर अमित शाह साहब ने, ठीक है, आपकी बात मुकम्मल सुनेंगे, तब तक शेख साहब की तरफ आते हैं। शेख साहब, अभी उमर अब्दुल्ला साहब गए हैं, अमित शाह साहब से मुलाकात करेंगे। ये दूसरे दौर की मीटिंग, इससे पहले भी बातचीत हुई थी। आप लोगों को बीजेपी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी ज्यादा शिकायतें हैं, लेकिन फिर भी उम्मीदें भी उन्हीं से है। नहीं, देखिए, देश के वो
खाली बीजेपी के होम मिनिस्टर नहीं है, वो देश के होम मिनिस्टर है, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो ये तो हो गया। फिर वो वाली सियासत करना कि नहीं जी वो मांग रहे हम उनसे, तो आप समझेंगे कि ये हो क्या रहा है। हकीकत ये है, देश के जो प्रधानमंत्री है वो खाली बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। वो आपको पहले समझना चाहिए वो चीज को लेके। वो अगर उमर साहब होम मिनिस्टर के पास जाएंगे, रिश्ते अच्छे हो जाए, दिल्ली और दिल की दूरी कम हो जाए, तो कोई गलत मुंह है नहीं। मैं ताहिर भाई से ये भी कहना चाहता हूं कि ये वोट परसेंटेज का बड़ा जम्मू कश्मीर का बड़ा दावा ठोक रहे हैं नेशनल चैनल पे, वहां पे मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि हमारा जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, वो एनसी और कांग्रेस का आपस में हमने सीट शेयर किया था, हमने वो कंबाइन लड़ा। अगर ये वो चीज परसेंटेज देखे फिर कांग्रेस और एनसी का, वो कहीं गुना ज्यादा है। और मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि ताहिर भाई की इतनी क्या मजबूरी है। हार मान लो, जम्मू कश्मीर में आपने इलेक्शन हार लिया, कोई गलत बात है नहीं। डेमोक्रेसी में हार जीत तो लगी रहती है। शेख अवैस साहब, जम्मू कश्मीर में आप बीजेपी को किस तरीके से हारा हुआ तस्लीम कर रहे हैं? तब जाके देश फलेगा भी, फूलेगा भी, क्योंकि आपने वादे किए, आपने मैंडेट की, डेमोक्रेसी की इज्जत की। तब जाके दिल्ली और दिल्ली की जो दिल और दिल्ली की दूरी है, जो हमारे प्रधानमंत्री देश के कहते हैं, वो कम हो जाएगी। चलिए शेख साहब, दिल से दिल्ली की दूरी आपने 3 मरतबा बोला, मैं आपसे इसी हवाले से पूछ लूं। पीडीपी लगातार कहती रही है कि दिल्ली से दिल की दूरी नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का दिल एक साथ ही मिला हुआ है, ये दूर है ही नहीं, पहले से ही मिले हुए हैं एक साथ। मैंने आपसे, देखिए, आप वापस से पीडीपी वालों का आपने रिजल्ट लोगों के सामने देखा। नहीं, ये देखिए, अफवाहों को भी अगर साथ में लेकर के चले तो शायद ज्यादा मजा आए। मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे दिल में खोट है, हम तो कोई परमानेंट बैठने वाले हैं नहीं। आने वाले टाइम में लोगों को, यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफी स्मार्ट है, चाहे कश्मीर के हो चाहे जम्मू वाले हो, उनको आने वाले टाइम में जो भी प्रोमिसेस हमने किए हैं, वादे किए हैं, जब वो फुलफिल होएंगे, डेमोक्रेसी का तो यही मजा है ना कि इसमें आपको 5 साल के बाद चुनाव कराने ही कराने हैं, रिजल्ट आपके सामने होएगा। अब पीडीपी वाले बेचारे वो 2 सीट लेके बैठे हैं, उनको तो दिल में परेशानी उठेगी ही कि 1 महीने में जितनी फुलफिल हो चुके हैं। अभी उमर साहब देश के होम मिनिस्टर के पास भी गए हैं, वो तो लोगों के ही मुद्दे लेके गए हैं, स्टेटहुड के मुद्दे लेके गए हैं, सो दैट कि जो दावे डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की, पीस की जो बातें बीजेपी भी कर रही है, वो ग्राउंड में हकीकतन एग्जीक्यूट हो जाए। आप बिजनेस रूल्स को पकड़ के बैठोगे, आप फिर बोलोगे कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो ये चीज। ये तो बड़ी शर्म की बात है। आपको खुद पता नहीं यार, हमने अभी तक बिजनेस रूल्स प्रोवाइड नहीं किए, हमने जिसका वादा किया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ स्टेटहुड, हमने वो नहीं दिया। आप इस पे तो सवाल भी नहीं कर सकते हैं। फिर अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, शेख अवैस साहब माजरत के साथ, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि चलिए स्टेटहुड की बात सेंटर ने की है, वो देगी, अप्रोप्रिएट टाइम आएगा उससे बात होगी। लेकिन जो आपने वादे किए हैं डायरेक्ट आवाम के साथ, जिसमें बीच में कोई नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है, और पीडीपी ने आज महबूबा मुफ्ती ने सवाल भी उठाया कि जो काम आप कर सकते हैं एटलीस्ट वो तो कर दें। नहीं, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने तो आपको पूरा हमारा 30 डेज का जो मैनिफेस्टो में हमने प्रॉमिसेस किए थे, क्या किया अभी तक? जो आपने वादे किए वो अभी तक एग्जीक्यूट तो हुए नहीं है ना। आपने कहा कि ये सारी चीजें होंगी, टाइम में, एजुकेशन में थोड़ी सी तब्दीलियां हुई हैं। वो सेक्रेटरिएट का जो मसला अभी 2013 में अटका हुआ था, फिर से आपने वो शुरू करवाया है। कुछ वादे आपने जरूर आवाम से किए हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कहाँ हुआ है ग्राउंड पे? शाहिद साहब, with due respect to you, like यहाँ पे वो अलादीन का चिराग तो है नहीं कि 2 महीने में सरकार सारे के सारे चीजें, यहाँ से आपको भी पता है कि सिचुएशन अभी बीजेपी वालों ने स्पेशली यहाँ पे क्या क्रिएट करके रखी है पिछले 5 साल से, उसको ठीक करना है, उसको रेक्टिफाई करना है। लोगों ने हमको मैसिव मैंडेट दिया है, हम उसकी इज्जत करते हैं, वादाबंद है।
जो भी प्रोमिसेस हमने लोगों के साथ किए हैं, अल्लाह दीन का तो वो चिराग है नहीं चलिए कि इस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं हम लोग, क्योंकि आज इसका बहस का मुद्दा भी नहीं है। मैं आपसे ये समझूंगा शेख साहब, उसके बाद मैं आऊंगा डॉक्टर साहब की तरफ। सवाल ये है कि आप बार बार चैलेंज करते हैं बीजेपी को। अब जम्मू में इतनी बड़ी तादाद में सीट बीजेपी के हाथ में रही, क्या जम्मू को आप कश्मीर का हिस्सा नहीं समझते हैं? या फिर बात आप करते हैं तो सिर्फ कश्मीर को कश्मीर समझते हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट समझते हैं, या फिर जम्मू को अलग समझ करके आप बात करते हैं? भाई वहां पे बीजेपी अगर अपोजिशन में इतनी स्ट्रांगली है तो कहने की आवाम की पसंद की वजह से, और खुद कश्मीर में वादी के तमाम तर अजला में बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट मिला इस मरतबा। शाहिद साहब, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा दूं। ये डिबेट तो अभी लाइव ही रहेगा। जब भी मैं बात करूंगा, मैं एक युवा हूं जम्मू कश्मीर का, मैं पार्टी का पर्सन भी हूं, बट आप कभी भी ये अंतर नहीं देखेंगे कि मेरे किसी भी डिबेट में, आज का डिबेट भी उठाओ, मैं कश्मीर के लिए भी बात करूंगा और जम्मू के लिए भी। जम्मू कश्मीर एक है। रही बात आप कह रहे हो कि जम्मू से हमने आपको ये बताना चाहिए देश को कि सवाल इस वजह से जन्म लिया कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर की आवाम ने नकार दिया। इसी पे मैंने सवाल पूछा आपसे। कई सारे मुद्दे हैं जिन पे बात करनी होगी। आखिरकार जम्मू कश्मीर एक यूटी है फिलहाल, स्टेट की हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यूटी है। यूटी में होम मिनिस्टर साहब का एक अपना ही रोल होता है जम्मू कश्मीर को लेके। कई सारे मुद्दे हैं जिन पे उनसे बात करनी होगी, आगे जाके कर लूंगा। सर, पिछले दिनों ईवीएम को लेकर आपने एक बयान दिया था। मैंने कोई बयान नहीं दिया था ना, मुझसे सवाल पूछा गया था और मैंने उस सवाल के जवाब में ऐसी कौन सी बात की जो मैंने इससे पहले नहीं की। पता नहीं आज आप लोगों को मेरे बयान नए कैसे नजर आते हैं। मैंने वही बात की जो मैं लगातार करता आया हूं, वो ये कि ना, अगर किसी को ईवीएम के मुतालिक शिकायत है, वो साल भर शिकायत रहनी चाहिए। वो शिकायत सिर्फ तब जाए नहीं हो सकती जब आप हार जाते हो, फिर जीतने के बाद भी ईवीएम को लेके शिकायत करनी चाहिए। और अगर ईवीएम नहीं तो क्या, हम क्या वापस बैलेट पेपर पे जाएं? क्या हम भूल गए हैं कि बैलेट पेपर के साथ क्या होता था? जिस तरह बैलेट बॉक्सेस को जो है पकड़ के उनमें वोट घुसाए जाते थे, बैलेट स्टफिंग। मैं तो नहीं भूला, मेरा पहला इलेक्शन जो है कागजी इलेक्शन था, मेरा दूसरा इलेक्शन भी कागजी इलेक्शन था। बाद में फिर ये मशीनें आई। ठीक है, अगर ईवीएम नहीं तो बताइए क्या? सर, कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि बात कर रहा है सर, कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अलायंस के पार्टनर जब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती है, वो बीजेपी की बात नहीं, कोई मैं ये इसलिए ये कह रहा हूँ ना, मैंने उसी इंटरव्यू में सोनिया गांधी की क़यादत को लेके तारीफ की। क्या वो बीजेपी की भाषा है? मैंने उसी इंटरव्यू में ये कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियां हैं जिनका पूरे मुल्क पे छाप है। इस मुल्क के किसी भी कोने में जाओ तो आपको दो पार्टियां वहां मिलेंगी, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। इन हालात में कांग्रेस का एक नेचुरल रोल बनता है ऑपोजिशन की लीडरशिप का। ये बीजेपी की भाषा है नहीं है ना? लेकिन मैं सच बोलना बंद नहीं करूंगा क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बना हूं। मैंने बार बार ये कहा है कि अगर ईवीएम की हम बात करें तो अगर ईवीएम को लेके शिकायत है तो साल भर वो शिकायत आप बयान करिए ना, सिर्फ इतना ही। और अगर नहीं, अगर ईवीएम आप पसंद नहीं करते हो तो उसके अलावा क्या चाहिए वो बताइए। सर, इंडिया अलायंस में लीडरशिप चेंज की भी बात हो रही है ममता में। कोई बात नहीं हो रही है ना, अभी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई नहीं है तो लीडरशिप की चेंज की बात कहाँ होगी? कोई ना, वैसी कोई बात ही नहीं है। फाउंडेशन वाला इलेक्शन को लेकर क्या आप समर्थन करते हैं? जहाँ तक मुझे जानकारी है, जब इंट्रोड्यूस किया गया उस दौरान भी हमने अपोज किया है, आगे जाके भी अपोज करेंगे। सर, किश्तवाड़ में हवाई पट्टी की बात है सर, क्या वो उड़ान स्कीम में उसको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। सर, कब तक हो जाएगा ये? क्या अभी ना, पहले मंजूरी आने दीजिए फिर हम बात करेंगे उस पर। से मुलाकात की कोई? चलिए, तो फिर उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कई सारे मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने दिया। डॉक्टर ताहिर साहब, आप बीच में कुछ कह रहे थे, पहले आपकी बातें सुन लेते, उसके बाद आपसे सवाल। कह रही है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सफाया हो गया। यहाँ पे हमें
29 सीट्स मिली थी। एक हमारे MLA साहब खुदा को पूरे हो गए, देवेंद्र राणा साहब। लेकिन बात ये मैं इनको बता दूं कि कश्मीर वैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हजारों की तादाद में वोट लिया है। वो इनके लिए एक चिंता का विषय है, वो इस चीज के ऊपर परेशान है। NC के लोग भी परेशान हैं और PDP के भी परेशान हैं, और वो थोड़े वोट नहीं है, लगभग 75 से 80,000 के बीच में हमने वोट पूरे कश्मीर वैली के अंदर लिए हैं। मुझे लगता है कि आने वाला टाइम भारतीय जनता पार्टी का वैली के अंदर बहुत बेहतर होगा। इस बार हम 19 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़े थे और लगभग 5-7 सीटें ऐसी थी जिसपे हम हारे हैं, और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम पे असेंबली इलेक्शन आएगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्टर ग्राउंड जीरो पे बहुत मजबूती से काम कश्मीर के अंदर कर रहा है बहुत लंबे टाइम से। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे बहुत असेंबलीज में हम कमल खिलाएंगे, और उस टाइम पे पूरे देश को इस चीज का जवाब मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी है और चहती पार्टी है। और आज के टाइम पे भी जम्मू कश्मीर की अगर कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी देखी जाए मेंबरशिप के हिसाब से, तो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए शेख साहब आपकी तरफ आते हैं। बीच में जिस तरीके की चीजें चली, हालांकि आज कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करके साफ कर दिया कुछ चीजें, लेकिन फिर भी बीच में शिकायतें हो रही थी उमर अब्दुल्ला साहब के बयान को देखते हुए, या फिर NC के आप लोगों की जानिब से तमाम तर जो अहकामात सादिर हो रहे थे, उन तमाम तर चीजों को देखते हुए मैं गिनाना नहीं चाहूंगा, बस 2-3 चीजें हैं। खासतौर पर उमर अब्दुल्ला साहब ने फिलहाल जो कहा था कि सरकार में हमारे साथ कांग्रेस नहीं है, मतलब साथ ही नहीं है। उसके साथ साथ कांग्रेस को बहुत ज्यादा कुछ मिला भी नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारी बातें। तो फिलहाल आप अकेले जम्मू कश्मीर के नेतृत्व में हैं या फिर आपके साथ और भी लोग हैं, सियासी पार्टियां भी हैं आपके साथ? नहीं, आप उनका जो बयान है उसको आप राइटली प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आप करेक्ट कर दीजिए, हो सकता है आप करेक्ट कर दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस, उन्होंने कहा कि अभी जो मंत्रालय अभी और देने हैं, अभी उनका पार्टिसिपेशन, उन्होंने कहा है कि जब तक स्टेटहुड बहाल नहीं होएगी तब तक वो का पार्ट नहीं रहेंगे। तो स्टेटहुड आएगी तो ऑब्वियसली उनका भी तो एक नंबर है इस असेंबली के इस नंबर में। तो रही बात उमर साहब की, अभी उमर साहब ने भी आपको कहा कि क्योंकि मुद्दा है कि कंट्री के होम मिनिस्टर से उमर साहब मिलने गए, बातचीत के बाद इस चीज का हल होगा। ठीक है, अब मैं इसके बाद आपसे सवाल करना चाहूंगा। बिल्कुल शेख साहब, अगर आपको हमारी आवाज पहुंच रही है। जी शेख साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अब दूसरी दौर की बातचीत शुरू होगी। आपने देखा कि आपके पड़ोसी लद्दाख में भी कई दौर की बातचीत हुई, अभी तक मसला हल नहीं हुआ, वैसे कि वैसे अधर में लटका हुआ है। हालांकि जो सेकंड वाला था, 6 शेड्यूल वाला, उसकी कुछ चीजें मान ली गई है जिसमें भी लद्दाख को काफी ज्यादा खुशी है। खैर, अगर आपको पूरी पावर नहीं मिलती है, पहली जैसी सूरत हाल थी जम्मू कश्मीर की वैसी नहीं होती है, या स्टेटहुड की बहाली मुकम्मल तौर से नहीं होती है, कुछ कवानीन के साथ होती है, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, when it comes to the the policy out there, like कि वो तो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ही बता सकते हैं उस बारे में कि वो उनको किस तरह पसंद आएगा, किस तरह नहीं आएगा। तो आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर ऑन सच इश्यूज आउट देयर। दैट इज बेसिकली वी हैव अ प्रोटोकॉल हमारा पार्टी में रहता है। बिल्कुल ठीक है, इसके बारे में आप जवाब नहीं दीजिए। जगदीप साहब, आपसे एक सवाल कि अब जबकि सूरत हाल फिलहाल कहीं न कहीं गुंजलक है, ऐसी चीजें जो अभी फिलहाल वाजे नहीं हो रही है लेकिन हो जाएगी, हो सकता है कि जो शेख साहब कह रहे थे ऐसा नहीं हो, या जो हम कह रहे थे हमारी बात बेबुनियाद हो। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, ये सारी चीजें आपके पास हो या ना हो, जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की तरक्की, स्टेटहुड, तमाम तर ओवरऑल, उसके लिए कांग्रेस किस हद तक जाएगी? क्योंकि आज का प्रोटेस्ट कहीं न कहीं एक बड़ा पैगाम है। इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात है और जम्मू कश्मीर के तमाम वो ज्वलंत मुद्दे, फिर भले ही वो स्थानीय स्तर के हों या राष्ट्रीय स्तर के हों, हर उस विषय विशेष पर जो सीधे तौर पर आवाम से जुड़ा है, जनमानस से जुड़ा है,
उसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा, तो हम उतरेंगे और हमने उतरकर दिखाया भी है बहुतेरी मर्तबा। आज का भी उदाहरण आपके सामने है। लेकिन देखिए, मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा। दरअसल आज का ये जो सारा डिबेट था, ये दो बातों पे था। एक तो जैसे आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की और उसके साथ जम्मू कश्मीर रिकंस्ट्रक्शन एक्ट को सारी चीजें शामिल करके चले। हाँ, तो वो तो औंधा मुंह गिर गया, तो उसकी बात नहीं है। दूसरी बात मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको एक मैं बड़ी गंभीर बात बताने जा रहा हूँ। पहले भी कोई तकनीकी वजह से बात कट गई। मैंने आपको ये बताया था कि जो संसद के अंदर इस बिल को लेकर वोटिंग हुई, वो पहले मशीन पर कराई गई और मशीन के बाद वो दोबारा जब विपक्ष ने मांग की तो वो फिर वो पर्ची से करवाई गई और 98 सांसदों का फर्क आया। मतलब आज वो मशीन किस तरीके से धोखा करती है वो देश की संसद में भी सबने देख लिया। अब एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर ताहिर इस बात से शायद सहमत ना हो, लेकिन 2014 में जब मोदी जी जीते थे तो उसके ठीक बाद महाराष्ट्र के चुनाव हुए और तब भाजपा ने एक नारा दिया कि डबल इंजन की सरकार। मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ जो हो रहा है, इस नारे को जब आप समझोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ये नारा ये कहता है, लोगों को जाके आप जो भाजपा के नेता है वो तमाम राज्यों में जाकर ये कहते हैं कि भैया हमें वोट दो, हम डबल इंजन की सरकार है, और अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो सेंटर में तो हम हैं। फिर ये क्या करते हैं, अपनी मर्जी के गवर्नर बिठाते हैं और ऐसे लोगों को गवर्नर बनाया जाता है जिनको गवर्नर के पद की गरिमा का लेश मात्र भी एहसास। चलिए, खैर किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं करेंगे फिलहाल आज के लिए, क्योंकि वक्त हो चुका है। यकीनन अब गेंद डॉक्टर ताहिर के पाले में है, बीजेपी के पाले में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में है। देखना काफी खास होगा। इसका जवाब भी दिया है डॉक्टर साहब ने, इस वजह से उनका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखना काफी खास होगा कि अब आगे क्या होता है, किस तरह की हिकमत अमली तय होती है, सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह की बात होती है, शह और मात का खेल किस रंग हम सभी को नजर आता है। बहुत शुक्रिया जनाब शेख अवैस साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जनाब जगदीश साहब तमाम तर बेहतरीन कीमती टाइम के लिए, और डॉक्टर ताहिर साहब हमारे साथ बेहतरीन बातचीत और बेबाकन अपने अंदाज में अपनी गुफ्तगू रखने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए केसर टीवी। आदाब। कश्मीर की खास रवायत शिकारा राइड का इतिहास कश्मीर के शाही दौर से जुड़ा हुआ है। ये रवायती कश्तियां डल झील पर मुसाफिरों को शांत और खूबसूरत मंजर दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पहले राजा रानी और शाही परिवार इन कश्तियों में सवारी करते थे और अब ये कश्मीर आने वाले मुसाफिरों के लिए एक अहम कशिश बन चुकी है। शिकारा राइड से न सिर्फ कश्मीर की कुदरत का लुत्फ लिया जाता है, बल्कि ये कश्मीर की भरपूर सकाफती विरसे की अलामत है। झील